समय भी ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आ गई थी। दुनिया के बाजार में यूरिया की एक बोरी 3,000 रुपये तक पहुंच गई, लेकिन भारत के किसानों को वही बोरी 300 रुपये से भी कम कीमत में उपलब्ध कराई गई। अध्यक्ष जी, देश के किसानों को इस प्रकार के संकटों से बचाने के लिए भी बीते वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। पिछले एक दशक में देश में 6 यूरिया प्लांट शुरू किए गए हैं। इससे सालाना 76 लाख मैट्रिक टन से अधिक की यूरिया प्रोडक्शन कैपेसिटी जुड़ी है। इस दौरान डीएपी और एनपीकेएस जैसी खाद का घरेलू उत्पादन भी करीब 50 लाख मैट्रिक टन बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, तेल और गैस की तरह खाद के आयात को भी डाइवर्सिफाई किया गया है। ऐसे ही डीएपी और एनपीके के आयात के लिए भी हमने अपने विकल्पों को विस्तार किया है। अध्यक्ष जी, सरकार ने देश के किसानों को मेड इन इंडिया नैनो यूरिया का विकल्प भी दिया है। सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को 22 लाख से ज्यादा सोलर पंप दिए गए हैं। इससे भी डीजल पर उनकी निर्भरता कम हुई है। मैं सदन के माध्यम से देश के किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार किसानों की हर संभव मदद करती रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, युद्ध का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि भारत में गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है। आने वाले समय में बढ़ती गर्मी के साथ बिजली की डिमांड बढ़ती जाएगी। फिलहाल देश के सभी पावर प्लांट्स के पर्याप्त कोल स्टॉक उपलब्ध है। भारत ने लगातार दूसरे साल 100 करोड़ टन कोयला उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है। पावर जनरेशन से लेकर पावर सप्लाई तक के हमारे सभी सिस्टम की निरंतर मॉनिटरिंग भी की जा रही है और सरकार की तैयारियां उसको रिन्यूएबल एनर्जी से भी मदद मिली है। बीते दशक में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ देश ने बड़े कदम उठाए हैं। आज हमारी टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी का आधा हिस्सा रिन्यूएबल सोर्स से आता है। हमारी कुल रिन्यूएबल क्षमता आज 250 गीगावाट के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गई। बीते 11 वर्षों में देश ने अपनी सोलर पावर कैपेसिटी करीब 3 गीगावाट से बढ़ाकर 140 गीगावाट तक पहुंचाई है। बीते वर्षों में देश में करीब 40 लाख रूफटॉप सोलर लगे हैं। इसमें पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से भी लोगों को काफी मदद मिली है। गोवर्धन योजना के तहत देश में आज 200 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट भी काम करना शुरू कर चुके हैं। ये सारे प्रयास आज देश के बहुत काम आ रहे हैं। सरकार ने भविष्य की तैयारी और बढ़ाते हुए शांति एक्ट माध्यम से देश में न्यूक्लियर एनर्जी के उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया है। कुछ ही दिन पहले स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम को भी हरी झंडी दी गई है, जिससे 1500 मेगावाट नई हाइड्रो पावर कैपेसिटी जोड़ी जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, भारत की भूमिका स्पष्ट है। शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। मैंने स्वयं भी पश्चिम एशिया की सभी संबंधित नेताओं से बातचीत की है। मैंने सभी से
तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पे मुझे अपनी बात के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, मैं इस बिल के विरोध में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब हम लोग राजनीति में आए तो हम लोगों ने प्रख्यात समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को पढ़ा, जिन्होंने नारा दिया, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ के आए, जिन्होंने नारा दिया, समाज के वंचित और शोषित व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए, नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। पिछले दिनों जब हम बात कर रहे थे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी दलित की है, कितने आदिवासी समाज से है, कितने पिछड़े वर्ग के लोगों की है, तो सरकार की ओर से उत्तर आया। मान्यवर, आपके सामने उत्तर आया। देखिए, पिछड़ों दलितों की बात होती है तो रोकना शुरू कर देते हैं। ये ठीक बात नहीं है। कोई नहीं रोक रहा आपको। तो सर, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के बारे में जब पूछा गया तो सरकार के मंत्री महोदय ने आपके सामने कहा कि इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो कॉलेजियम तय करता है। लेकिन आज जब ये बिल में पढ़ रहा था, इस बिल के अंदर जिसमें आपने पूर्व जजेस को अधिकार दिया है, जिसमें आपने पूर्व टेक्निकल पर्संस को अधिकार दिया है, जिसमें आप तमाम 16-17 ट्रिब्यूनल्स बनाने के लिए जा रहे हैं, उसमें कितने आरक्षण आपने दलित वर्ग के लोगों को दिया, आदिवासी को दिया, पिछड़े को दिया, ये आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। मान्यवर, एनसीएलटी जो सबसे बड़े विवादों में घिरा हुआ है, उसका अधिकार आप अपने पास रखना चाहते हैं। इस कमेटी को एनसीएलटी गठन करने का अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है? क्योंकि वीडियोकॉन का हजारों करोड़ रुपए, 97% पैसा जो उसके ऊपर कर्ज था वो माफ कर दिया गया और मात्र 3% पैसा वसूला गया। 5,53,000 करोड़ रुपए में से मात्र 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ किया गया और बाकी पैसा वसूल किया गया। ये सारा खेल एनसीएलटी के माध्यम से हो रहा है, जिसमें हजारों लाखों करोड़ रुपए बड़े बड़े पूंजीपतियों का आप माफ करते हैं और उसके गठन का अधिकार आप अपने हाथ में रखना चाहते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं सरकार को, मैं सूची पढ़ रहा था। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट के अब तक के जितने जजेज हुए, उनमें से 10.5 करोड़ की आबादी वाले आदिवासी समाज के मात्र एक जज सुप्रीम कोर्ट में हुए। मान्यवर, एक जज हुए। और आप जब ये ट्रिब्यूनल्स बनाने जा रहे हैं, बड़े बड़े पदों पे, आप जानते हैं आप क्या करने जा रहे हैं। आपको पता है, आपको मालूम है। देखिए, जब भी पिछड़ों दलितों की बात होगी, चिल्लाने लगेंगे। आप लोग वो लोग हैं, नहीं बोल रहा, आप वो लोग हैं जिन्होंने मंदिर के उद्घाटन में मानव, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। ये तो सब्जेक्ट पर ही बोल, ये तो फैक्ट है ना सर, ये तो एक फैक्ट है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक जज आदिवासी समाज से हुए हैं। इस जज को आप नकार कैसे सकते, इस फैक्ट को आप नकार कैसे सकते हैं? बस खत्म करो सर। 30 सेकंड और, थैंक यू सर, 30 सेकंड और बोलिए। 30 सेकंड। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से
सिर्फ इतना सरकार से कहना चाहता हूं, जब आप ये ट्रिब्यूनल्स का गठन करने के लिए जा रहे हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन आप कीजिए। सारे के सारे ट्रिब्यूनल्स में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आरक्षण दीजिए। हम इसके विरोध में हैं जब तक आप ऐसा नहीं करते। यस, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर संजय सिंह जी।